मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बात करेंगे, जो कार्नाटिक, पलासी और बक्सर के रीजन के बारे में डिस्कस करा जाएगा। साथ ही यहाँ हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइवलरी होता है फ्रेंच के साथ में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो औरंगजेब के डेथ के बाद में मुगल एम्पायर जो है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन कर जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज जो है वो अपने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भारत में देखने लगते हैं और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत से इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड करने लग जाते हैं। साथ ही दोनों राइवल्स बन जाते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। और 1740s से हम देखेंगे तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भारत में शुरू हो जाती है, जो कि एंड होता है जब अंग्रेजों का विक्ट्री हो जाता है। और बैटल ऑफ पलासी 1757 से ये शुरुआत कंटिन्यू होगा। साउथ इंडिया जो है वो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का मेन सेंटर बन जाता है, जहां फ्रेंच गतिविधियां जो है वो पौंडीचेरी जो उसकी राजधानी है वहां से कंट्रोल होती हैं और फ्रेंच का काफी कंट्रोल होता है नेबरिंग स्टेट्स ऑफ हैदराबाद और मैसूर में। साथ ही वेस्टर्न इंडिया में क्योंकि मराठास काफी पावरफुल होते हैं और ईस्टर्न इंडिया में अलीवर्दी खान के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में चीजें चल रही होती हैं, तो सिर्फ सदर्न इंडिया ही होता है जहां कंडीशंस फेवरेबल होता है, स्पेशली जब निजाम उल मुल्क का डेथ हो जाता है 1748 में। और इस वजह से आने वाले 20 साल 1744 से 63 तक इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में साउथ इंडिया में लड़ाइयां कंटिन्यू रहेंगी, जिनको हम कार्नेटिक वॉर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो 1740 से 48 तक होता है, जिसको ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी कहा जाता है, जो यूरोप में 1740 में ब्रोक आउट होता है बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। और यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अपोजिट कैंप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इनिशियली फ्रेंच कमजोर नजर आते हैं, लेकिन ला बोर्लियोनिस के साथ डुप्लेक्स मिल करके ब्रिटेन को पीछे करते हैं और वो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है वहां अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं। और इसी के साथ साथ में इंग्लिश जो है वो प्रोटेक्शन के लिए नवाब ऑफ कार्नेटिक जो अनवरुद्दीन है उनके पास वो जाते हैं। इसके बाद नवाब जो है वो एक लार्ज आर्मी भेजते हैं फ्रेंच से लड़ने के लिए, जिसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस कहा जाता है, जहां महफूज खान के अंडर 10,000 इंडियन आर्मी जो है वो पहुंचती है। और वो एक स्मॉल फ्रेंच आर्मी जिसमें महज 230 यूरोपियंस और 700 इंडियन सोल्जर्स होते हैं, जो रिवर अदयार के पास में सेंट थॉमस जो 1746 का टाइम है वहीं पर लड़ाई होती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये जो प्रॉपरली ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, बहुत टुकड़े भर का फ्रेंच आर्मी का, वो अनवरुद्दीन के वास्ट आर्मी को वहां से पीछे कर देते हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं डुप्लेक्स एक लेसन सीख जाते हैं कि उनकी जो डिसिप्लिन्ड आर्मी है वो काफी काम आएगी जब भी भारतीय राजाओं में झगड़े होंगे। और इसके बाद में जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन है उसको एंड पर लाया जाता है ट्रीटी ऑफ एग्स ला चैपल से, जो 1748 में साइन करा जाता है। और इसी के तहत मद्रास जो है वो रिस्टोर कर दिया जाता है इंग्लिश को, और फ्रेंच के पास में लुइसबर्ग जो नॉर्थ अमेरिका में है उसको दे दिया जाता है। आगे चल करके हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 1749 से 54 के समय देखने को मिलेगा। यहाँ पे सक्सेशन डिस्प्यूट होता है कार्नेटिक और हैदराबाद के रीजन में। और इसके बाद में हम देखेंगे कि डुप्लेक्स का इंटरवेंशन हो जाता है, जिसके बाद फ्रेंच जो हैं वो चंदा साहिब को इंस्टॉल करते हैं कार्नेटिक वाले रीजन में बैटल ऑफ अंबूर के बाद में, साथ ही मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के रीजन में। और इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, जिसके बाद में आर्कॉट को सीज करने के लिए क्लाइव जो है वो आगे बढ़ते हैं। और इसके तुरंत बाद जो है वो फ्रेंच डुप्लेक्स को रिकॉल कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद गोदेव जो उनको सक्सीड करते हैं वो उतने कैपेबल नहीं माने जाते हैं। साथ ही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है जो 1755 में होता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि दोनों जो हैं वो अब यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे। और यहाँ थर्ड कार्नेटिक वॉर जो 1757 से 63 तक होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कंटेक्स्ट ऑफ 7 इयर्स वॉर भी कहा जाता है। इसके बाद अप्रैल 1758 में अराइवल होता है फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लाली का। और साथ ही 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्फ होगा तमिलनाडु के रीजन में, जहां पर इंग्लिश आर्मी को लेड करेंगे आयरकूट और फ्रेंच आर्मी को लाली और बुसी।
जहां पर फ्रेंच जो है उनकी हार हो जाती है और ब्रिटेन जो है वो विक्टोरियस हो जाते हैं और यहाँ पर साइन होगा पीस ऑफ पेरिस जो 1763 में होगा। और इस ट्रीटी के हिसाब से पौंडीचेरी और कुछ बाकी जो फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं वो फ्रांस को रिटर्न तो कर दिए जाएंगे, लेकिन वो कभी भी फोर्टिफाई नहीं करे जाएंगे और महज ट्रेडिंग सेंटर्स बन करके रह जाएंगे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं वो रीजंस जिसकी वजह से फ्रेंच की हार होती है अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल एम्बिशंस ऑफ फ्रांस। फ्रांस 18वीं सेंचुरी में प्री ऑक्यूपाइड होता है कॉन्टिनेंटल एम्बिशंस से, यानी कि उनका जो फोकस होता है वो लगातार एक्सपेंशन का होता है, स्पेशली यूरोप में वो बिजी होते हैं राइन और इटली के यहाँ पर। तो इस वजह से ज्यादातर उनका जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होता है वहीं पर। दूसरा जो रीजन है वो है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। अब फ्रांस की बात कर ले तो वहां पर इंफीरियर सिस्टम था और जबकि करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये चीजें जो हैं वो पीक पर चल रही थी। लेकिन इंग्लिश गवर्नमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर एक ओलिगार्की पर्सन जो थे वो यहाँ पर रन कर रहे थे, इमेंस प्रोग्रेस दिखा रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप पे थे। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टू कंपनीज। तो फिर फ्रेंच कंपनी जो है वो यहाँ पर अलग थे एज कंपेयर टू इंग्लिश कंपनी, जो ज्यादा अकाउंटेबल हुआ करते थे। साथ ही परमानेंट नेवल प्रेजेंस का एब्सेंस होना भी एक फैक्टर है जहां फ्रांस की हार होती है ब्रिटिश नेवी से। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में हमें देखने को मिलेगा और बंगाल में ये सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ कुछ मेजर रीजंस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। सबसे पहला जो है वो है फरमान ऑफ 1717 जो मुगल एम्परर फारूक शियार इशू करते हैं, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा दास को शेल्टर देना, इंग्लिश कंपनी जो है वो शेल्टर देती है कृष्णा दास को जो राज बल्लभ के बेटे हैं और ये नवाब के बिल के बगैर कई सारे ट्रेजर्स जो हैं वो लेकर के भाग जाते हैं। तीसरा जो रीजन है वो है घसेटी बेगम को सपोर्ट करना। और अगर इमीडिएट कॉज के बारे में बात कर लेते हैं तो क्योंकि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो चल रहा था तो फोर्टिफिकेशंस ऑफ फोर्ट विलियम वो कर रहे थे और इस चीज को लेकर के नवाब जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और इस वजह से वॉर जो है वो डिक्लेयर करा जाता है। और आगे चल करके हम देखेंगे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी देखने को मिलेगा जहां सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम को घेर लेते हैं और इस दौरान कई सारे ब्रिटिशर्स जो हैं उनको बंदी बना लिया जाता है और कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया जाता है। और यहीं पर एक बहुत छोटे से रूम में 146 पर्सन्स के आसपास होते हैं जिनमें कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं बिकॉज ऑफ सफोकेशन और इस वजह से इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और इसके बाद में ट्रीटी ऑफ अली नगर जो है वो साइन करा जाता है 1757 में, जहां क्लाइव जो है वो वापस से कलकत्ता के रीजन को ले लेते हैं और नवाब को भारी बेइज्जती सहना पड़ता है। और इसके बाद में नवाब से वो वापस वॉर चाहते थे क्योंकि अब क्लाइव चाहते हैं कि वो एक अपने इंसान को बिठाएं, जहां मीर जाफर जो हैं वो बिल्कुल अगला रोल वही प्ले करेंगे। आइए अब हम बैटल ऑफ पलासी के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। वहीं हम देखते हैं कि कंपनी को अनडिस्प्यूटेड राइट दे दिया गया कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल, बिहार और ओडिशा में। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी को जमींदारी मिल गया 24 परगनास का जो कलकत्ता के पास में है। साथ ही मीर जाफर जो है उन्होंने 50 लाख का जो सम है उसको गिफ्ट या ब्राइब के तौर पे कंपनी के ऑफिशियल्स को दिया और जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थे बंगाल के वो सरेंडर कर दिए गए अंग्रेजों को। मीर जाफर सक्सेशन के तुरंत बाद कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाते हैं जिसके लिए वो डच को सपोर्ट करने लग जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और बैटल ऑफ बेदरा में ब्रिटिश डच को हरा देते हैं, जिसके बाद वो मीर जाफर को रिप्लेस कर देते हैं मीर कासिम के साथ में। मीर कासिम भी इनिशियली जमींदारी ऑफ बर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग जो है वो कंपनी को देते हैं और साथ ही वो कई सारे बेनिफिट्स की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनको भी समझ आता है कि ये बहुत लंबा नहीं चल सकता, जिसके बाद वो अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में शिफ्ट करते हैं। इसी के साथ साथ में वो अपने मॉडर्नाइज करते हैं आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर, जिसके बाद हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में देखने को मिलेगा, जिसका इमीडिएट कॉज यही था कि अब्यूज ऑफ दस्तख्त। ये दस्तख्त का मतलब है कि ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट्स जो कंपनी के सर्वेंट्स को दिया जाता है प्राइवेट ट्रेड करने के लिए, जो इमीडिएट कॉज बनता है 1764 के वॉर का।
यहाँ मेजर हेक्टर मुनरो के खिलाफ में नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, साथ ही मुगल एम्पायर शाह आलम II और नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर एक साथ होते हैं और इनकी हार हो जाती है, जिसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करा जाता है और इसके बाद में डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करा जाता है बंगाल में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। साथ ही ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी डिसरप्ट हो जाता है और जो इंडिजिनस इंडस्ट्री और स्किल है वो भी कंप्लीटली रूइन होने लग जाती है बंगाल के रीजन से।